प्रिय बच्चों, आज की इस कड़ी में हम देखेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में संवैधानिक विकास किया। 1857 की क्रांति के बाद में भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और उसकी जगह भारतीय प्रशासन का जो सीधा नियंत्रण है वो इंग्लैंड के ताज यानी कि राजा और इंग्लैंड की संसद के नियंत्रण में चला गया। 1858 से 1947 के बीच में भारत की आंतरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार को अपने पहले की जो नीति थी उसमें परिवर्तन करना पड़ा। अब सरकार ने प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई। उसकी नीति का मूल तत्व बन गया कि फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों ने सांप्रदायिक तत्वों को बढ़ावा देकर अंततः भारत को विभाजित कर दिया। इसी प्रकार सरकार ने उच्चतर शिक्षा में कटौती करने का प्रयास किया, रूढ़िवादी तत्वों को बढ़ावा दिया, प्रेस पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया और राजाओं, जमींदारों एवं भूस्वामियों को अपना हितैषी एवं समर्थक बनाया। इसी के साथ साथ भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में समय समय पर परिवर्तन करने एवं अपनी नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए उन्होंने अनेक अधिनियम भी बनाए। इन अधिनियमों की सबसे बड़ी विशेषता यह मानी जाती है कि इन्होंने धीरे धीरे भारत में उत्तरदायी सरकार का विकास किया। तो आज की इस कड़ी में हम पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम, जिसे कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, या 1909 का अधिनियम। 1909 के अधिनियम के समय लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे तथा जॉन मार्ले भारत के सचिव के पद पर नियुक्त थे। इसी कारण इनके द्वारा लागू किए गए इस एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1892 के अधिनियम से भारतीय संतुष्ट नहीं थे। कांग्रेस काउंसिलों के विस्तार करने तथा इसके सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि करने की मांग कर रही थी। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन ने क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। कांग्रेस के गरम दल के प्रभाव को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ सुधारवादी आंदोलन या सुधारवादी योजनाएं लागू करके उदारवादियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। सरकार कुछ समुदायों को अधिक सुविधा प्रदान कर भारतीयों में फूट डालना चाहती थी, इसीलिए उसने इस अधिनियम को लागू किया। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका पहला प्रावधान क्या था। पहले प्रावधान के अंतर्गत उन्होंने केंद्रीय विधानमंडल यानी कि वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी। इनमें से 27 सदस्य तो निर्वाचित होते थे तथा 33 मनोनीत सदस्य होते थे। गवर्नर जनरल व उसकी कार्यकारिणी परिषद के 9 पदेन सदस्यों को मिलाकर विधानमंडल में कुल 69 सदस्य हो गए। दूसरा इसका पॉइंट है मद्रास, बम्बई, बंगाल एवं संयुक्त प्रांत जो कि बड़े प्रांत थे, वहाँ कार्यकारी परिषद या विधान परिषद के सदस्य संख्या 50 निर्धारित की तथा जो छोटे प्रांत थे जैसे कि पंजाब, बर्मा, पूर्वी बंगाल, असम, यहाँ पर जो सदस्य संख्या है वो 30 निर्धारित कर दी। पहली बार औपचारिक रूप से विधानमंडल का जो सिद्धांत है वह 1909 के अधिनियम में प्रस्तुत किया गया। अब इसमें दूसरा जो मुख्य प्रावधान है वो यह है कि 1909 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन जो मंडल है तथा पृथक मताधिकार का प्रयोग उनको देना था। मुसलमानों को दोहरा मताधिकार दिया गया तथा वे सामान्य निर्वाचन में भी भाग ले सकते थे। इस प्रकार निर्वाचक मंडलों को 3 भागों में बांट दिया गया। पहला तो सामान्य, दूसरा मुस्लिम और तीसरा विशिष्ट निर्वाचक वर्ग, जिसमें व्यापारिक वर्ग है, जमींदार तथा विश्वविद्यालय वर्ग आते हैं। कांग्रेस ने एक दल की हैसियत से पृथक निर्वाचक सांप्रदायिक मंडल को अस्वीकार कर दिया। स्त्रियों तथा राजनीतिक अपराधियों को निर्वाचन के लिए अयोग्य माना गया। मुस्लिम मतदाताओं को मतदान के लिए आय तथा अन्य जो जरूरी अहर्ता है वो गैर मुसलमानों की तुलना में अलग थी। इस संबंध में लॉर्ड मार्लो ने पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित करके लॉर्ड मिंटो को एक पत्र लिखा
जिसमें वो ये कहते हैं कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसकी फसल कड़वी होगी। नाग जहरीला होता है और उससे क्या निकलेगा, जहर ही निकलेगा। तो इस पर उन्होंने यह कहा। अब तीसरा जो प्रावधान है उसमें यह था कि बजट पर बहस करने के लिए विस्तृत नियम बनाए गए, सदस्यों को सुझाव देने, प्रस्ताव प्रस्तुत करने व पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिला। लेकिन सरकार पूरक प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं थी, यानी कि सरकार उनको मना कर सकती थी। अब सार्वजनिक हित वाले मामलों पर बहस हो सकती थी, लेकिन परिषद के सदस्यों को विदेशी संबंधों तथा देशी राजाओं के संबंधों के बारे में प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। इसमें चौथा प्रावधान यह किया गया कि 1909 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण एवं प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। ये प्रश्न काफ़ी बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें पहली बार भारतीयों को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया। 1909 के अधिनियम का सबसे बड़ा दोष यह था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित किया गया और यह दोष यहीं समाप्त नहीं हुआ। 1919 में सिखों को पृथक मताधिकार दिया गया तथा 1935 के अधिनियम में भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों, यूरोपीय लोगों एवं हरिजनों को भी पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। यह एक्ट ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। तभी रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा कि ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था।